बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल्स कवर करेंगे। मॉड्यूल नंबर 186 से लेकर मॉड्यूल नंबर 195 तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 186 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट की, कि हम किस तरह से अपने जो चिल्ड्रंस हैं, जो अपने बच्चे हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं आजकल के एडवांस दौर के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर मौजूद डिफरेंट तरह के रिस्क से। तो सबसे पहले तो हमें वो रिस्क बताए गए हैं कि जिन रिस्क से आपने खुद भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। तो यहाँ पे डिफरेंट एक लिस्ट दी गई है, आपने सिर्फ जस्ट इस लिस्ट को सिर्फ ओवरव्यू करना है, देखना है कि वो कौन कौन से नुकसानात हैं, वो कौन कौन से रिस्क हैं जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर हमने खुद भी इनसे बचना है और अपने चिल्ड्रंस यानी बच्चों को भी बचाना है। सबसे पहले है जी कंटेंट रिस्क, दूसरे नंबर पे आता है जी कॉन्टैक्ट लिस्ट, तीसरे नंबर पे आता है ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके बाद ओवर स्पेंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दोस्तों ये वो तमाम के तमाम रिस्क हैं या ये वो तमाम के तमाम बुरे असरात हैं जिसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो हमारे चिल्ड्रंस हैं या जो हम खुद लोग हैं, हमने कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर इन चीज़ों से क्या रहना है, खुद भी महफूज रहना है और बाकियों को भी महफूज रखने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहले तो हमने इन रिस्क के नाम बोले हैं। अब वन बाय वन आपको इन रिस्क के बारे में बताते हैं कि हर एक रिस्क में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम कंटेंट रिस्क की बात करें तो इसमें आता है इलीगल कंटेंट जैसे कि बैड वेबसाइट्स, बैड कंटेंट, बैड एप्लीकेशंस। मतलब आपने अपने बच्चों को और ख़ुद इलीगल जो कंटेंट होता है जो कि जिसकी परमिशन नहीं होती इंटरनेट के ऊपर देखने की या जिसको सुनने की, वो आपने उससे बचना है। दूसरा हार्मफुल कंटेंट कौन सा होता है दोस्तों? हार्मफुल कंटेंट वो होता है जो आपकी डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, जैसे लाइक वायरस, ठीक है। हार्मफुल एडवाइस मतलब कोई ऐसा मशवरा जो आपके लिए नुकसानदेह है, कहता है उससे भी आपने क्या रहना है, दूर रहना है। दोस्तों ये तीन तरह की जो चीज़ें हैं ये आती हैं आपके कंटेंट रिस्क के अंदर। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करें कॉन्टैक्ट रिस्क की, तो कॉन्टैक्ट रिस्क के अंदर आता है ऑनलाइन हरासमेंट। जैसे कि ऑनलाइन आपको पता है डिफरेंट तरह के जो लोग हैं वो लड़कियों को जो है हरासा करते हैं ऑनलाइन, जिसको हम सिंपली वर्डिंग में ब्लैकमेलिंग कहते हैं, इससे आपने बचना है। इसके अलावा साइबर बुलिंग, इससे आपने बचना है। इलीगल इंटरेक्शंस जो कि गैर कानूनी तौर पर इंटरेक्शंस होती है लड़कों लड़कियों की, या इस तरह और भी आप अगर एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में देखें तो वहाँ भी कहता है जो इलीगल आपकी इंटरेक्शंस हैं ये भी आपकी कॉन्टैक्ट रिस्क के अंदर आती है। और उसके बाद प्रोग्रामेटिक कंटेंट शेयरिंग, आप जो इलीगल कंटेंट जो शेयर करते हो इंटरनेट के थ्रू, कहता है ये भी आप किसके अंदर आता है, कंटेंट रिस्क के अंदर आता है, जिससे आपने खुद भी महफूज रहना है और दूसरों लोगों को भी प्रोटेक्ट रखना है। आगे ऑनलाइन मार्केटिंग में दोस्तों दो चीज़ें आती हैं, इनअप्रोप्रिएट और अनसूटेबल प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सेल करने की परमिशन नहीं है। आप ऐसी नुकसानदेह प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट्स हैं अशिया हैं उनसे दूर रहें। इलीगल एंड एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, मतलब ऐसी 200 प्रोडक्ट जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। मतलब लाइक आपने कुछ ऐसी प्रोडक्ट देखी होंगी जो कि 18 साल से कम लोग बच्चे यूज़ नहीं उनको कर सकते। मतलब वो एज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि जनाब ये जो थिंग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इतनी एज के लोग जो है या इससे अबव एज के जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इससे कम एज के लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आपने सिर्फ वही चीज़ें जो है वो लॉन्च करनी है या वही चीज़ें सेल करनी है जो कि ना तो एज रिस्ट्रिक्टेड हो, और अगर एज रिस्ट्रिक्टेड हैं भी तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा हो या उन्हें बच्चों से दूर रखा जाए। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑनलाइन फ्रॉड, जैसे कि आप बहुत हो रहा है पाकिस्तान तो नंबर 1 पे है ना फ्रॉड के अंदर, दुनिया में नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तान आता है फ्रॉड के अंदर, कि जिसमें हर दूसरी चीज़ के ऊपर आपके साथ फ्रॉड होता है। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ सेल करते हो, आपको हर जगह पे फ्रॉड नज़र आ रहा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट के अंदर जो पहली चीज़ आ रही है वो है जी ऑनलाइन फ्रॉड, जो कि पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। तो आपने इस चीज़ से बचना है कि आपने खुद भी फ्रॉड से बचना है और दूसरे लोगों को भी इससे प्रोटेक्ट रखना है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों ऑनलाइन स्कैम क्या होते हैं दोस्तों? ऑनलाइन स्कैम ये होते हैं कि लाइक आपको कोई बंदा कॉल करता है और कहता है यार आपने इतना पैसे दो और हम आपको इतना इसके बदले प्रॉफिट देंगे। तो दोस्तों ये क्या स्कैमिंग है? मतलब लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, जो कंप्यूटर की ख़ास तौर पे जिसकी इस्तेमाल इंटरनेट की ज़द के अंदर जहाँ पे हमें बहुत से एडवांटेजेस है वहाँ पे बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि लोग जो है वो ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए
बजाय इससे अच्छे फ़ायदे लेने के वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर इसको फ्रॉड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, स्कैमिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी कहते हैं किसी की पहचान चुराना। जैसे लाइक मौलाना तारिक जमील मद्देज़िल आलिया एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, अब आप उसको उनके आइडेंटिटी चुरा लेते हो, आप उनकी पहचान चुराते हो, आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो उनकी जो पिक्चर्स ऊपर उनकी लगाई होती है और ख़ुद आप अपनी जो है वॉइस के अंदर चीज़ों को बयान करते हो। तो ये होती है आइडेंटिटी थेफ्ट के मतलब आप किसी फेमस पर्सनालिटी की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसे चुरा रहे हो। तो ये भी चीज़ जो है वो बहुत ही गलत है, जो कि इंटरनेट पे आजकल बहुत आम है। उसके बाद दोस्तों आ जाती है इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी। इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी में क्या चीज़ आती है? पर्सनल डाटा कलेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन। मतलब आप बच्चों से जो है वो इंटरनेट के थ्रू उनके पर्सनल डाटा को कलेक्ट करते हो। मतलब लाइक आप जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो आजकल वो जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान की, वो क्या करती हैं, वो बच्चों के उन्हें पता कि नॉर्मल बच्चे जो है वो नॉर्मली घर में बैठ कर जो है मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी एप्लीकेशन बना लेते हैं जिसमें वो बच्चों से उनका पर्सनल मोबाइल नंबर पूछ रहे होते हैं, वो उनकी मदर का नेम पूछ रहे होते हैं, वो उनके फादर का नेम पूछ रहे होते हैं, वो उनकी सिस्टर्स का नेम, ब्रदर्स का नेम। तो ये मतलब ये इलीगल वे है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि आप बच्चों से, जो कि ऐसे बच्चे जिनको अभी इतनी सेंस नहीं है, आप उनसे जो है ऐसी एप्लीकेशन आपने बनाई हुई हैं, फेक एप्लीकेशन, जिसमें आप बच्चों से जो है वो डाटा, उनका प्राइवेसी का जो डाटा है, जो उनका पर्सनल घरेलू मामला का जो डाटा है, वो आप उनसे कलेक्ट करते हो और उसकी बेस पर आप उन्हें बाद में ब्लैकमेल करते हो। तो ये भी चीज़ जो है वो बहुत ही रिस्की है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों आता है आपके पास मलेशियस कोड या फिर कमर्शियल स्पाईवेयर। अब ये मलेशियस कोड क्या होते हैं दोस्तों? मलेशियस कोड ये होते हैं कि लाइक आपने किसी भी पर्सन को ऐसी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दी है जिसमें आप उससे जो स्पेसिफिक कोड्स हैं, जो प्राइवेसी वाले कोड्स हैं, वो आप उससे चुरा लेते हो, मतलब उससे हैक कर लेते हो, उससे ले लेते हो। ऐसे स्पाईवेयर्स आते हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें हम लोगों की जो है वो कंटेंट्स चोरी कर लेते हैं, हम उनके जो पिक्चर्स हैं, जो डाटा है, वो जो है चुरा लेते हैं विदाउट उनसे परमिशन लिए या उन्हें बताए। तो ये दोस्तों वो तमाम के तमाम रिस्क थे जो कि आपके सिर्फ समझने की हद तक या फिर आपके जो है वो अंडरस्टैंडिंग की हद तक थे। ज़्यादा इसमें से इतना मतलब पेपर के हवाले से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ आपने इन चीज़ों को करना ज़रूर है। पेपर में साथ कुछ भी पूछ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर कौन से 2 पॉइंट्स आते हैं या कौन सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में आती हैं, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना था। तो मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें A to Z गाइड कर दी हैं, कौन कौन से रिस्क है, हर रिस्क में कौन कौन सी चीज़ है, उसको भी डिटेल से बता दिया। अब लास्ट में उन्होंने बताया हाउ टू प्रोटेक्ट, कि इन तमाम के तमाम रिस्क से हमने कैसे बचना है और कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट रखना है। तो सबसे पहले वेब फिल्टरिंग। तो पहला दोस्तों जो सोल्यूशन है इन तमाम की तमाम बैड थिंग्स से दूर रहने का या इनसे बचने का, वो है जी वेब फिल्टरिंग। कि यानी हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाएं जो सॉफ्टवेयर्स क्या करें कि जैसे ही कोई पर्सन कोई भी चीज़ सर्च करे तो सबसे पहले वो चीज़ फ़िल्टर हो कि आया कि ये चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है, क्या ये जो चीज़ है क्या वो इस पर्सन के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। तो इसे दोस्तों हम कहते हैं वेब फिल्टरिंग। उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसे आपने वही बात आ गई। वेब फिल्टरिंग में दोस्तों मोस्टली हम यूज़ करते हैं इसको, हमारी जो फायरवॉल होती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि फायरवॉल बेसिकली एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो यूज़ करते हैं कि जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हो वो फायरवॉल जो है वो उसको चेक करता है कि आया कि ये चीज़ बैड कंटेंट है या ये लीगल कंटेंट है, इलीगल है, क्या है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वो कह रहे हैं पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आप की प्रोटेक्शन करते हैं, आपका डाटा जो लीक होने नहीं देते। तो ऐसे जो गवर्नमेंट के जो अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं ये उनकी बात कर रहा है। उसके बाद अनेबल सेफ्टी फीचर्स, मतलब आप कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स अनेबल कर दें जिसकी वजह से कोई भी बंदा जो है वो बैड कंटेंट ना तो देख सके, ना ही उसके साथ फ्रॉड हो सके, ना स्कैम हो सके। कुछ ऐसे आप सेफ्टी जो है वो फीचर्स या कुछ ऐसे जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको लॉन्च कर दें कंप्यूटर की साइंस की दुनिया के अंदर कि जहाँ पे लोग जो है इन चीज़ों से बच सकें। उसके बाद गाइड्स किड्स, और चौथा जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो है गाइड किड्स। मतलब हम अपने बच्चों को गाइड करें, उनको बताएं कि ये चीज़ बैड है, ये चीज़ बुरी है, इससे बचो। ठीक है, हम अपने बच्चों को कम से कम जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की जो है ना वो तरकीब दें। तो ये लास्ट पे आता है जी गाइड किड्स, मतलब बच्चों को तरबियत देना, उनको समझाना डिफरेंट इन चीज़ों से बचने के लिए। तो ये दोस्तों लेक्चर था जिसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको गाइड कर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 187 की। मॉड्यूल नंबर 187 से दोस्तों आपका प्योर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। और ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक बात कि मॉड्यूल नंबर 187 से लेकर मॉड्यूल नंबर 234, मतलब जो आपका लास्ट मॉड्यूल है वहाँ तक, यहाँ से आपका फाइनल टर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, हो गए हैं बल्कि। तो आपने क्या करना है, आपको ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके पेपर का जो 80% पार्ट है फाइनल टर्म पेपर का, CS 101 के फाइनल टर्म पेपर का 80%
जो मटेरियल होता है वो आपका मॉड्यूल नंबर 187 से ऑनवर्ड आगे से जो है वो लिया जाता है। तो आपने इन मॉड्यूल 187 से लेकर लास्ट तक मॉड्यूल 234 तक जो मॉड्यूल्स, ये लास्ट मॉड्यूल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इनमें से आपका 80% पेपर जो है वो इन्हीं में से आता है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन मॉड्यूल की समझ आपको तब आएगी जब हम इनका साथ विद प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल में वो बात कर रहा है एम एस वर्ड। दोस्तों एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोडक्ट है जो क्या करती है, आपको कंप्यूटर की दुनिया के अंदर आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, आपको बुक्स, आपके जो है लेटर्स या इस तरह की जितनी भी आप जिस डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आप एम एस वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे पहले वो आपको बता रहे हैं कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये विंडोज 7 के लिहाज से बता रहा है, तो जो कि आज का लेटेस्ट दौर है, आजकल कोई भी बंदा जो है विंडोज 7 यूज़ नहीं करता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हो तो विंडोज 7 के अंदर एम एस वर्ड, सबसे पहले तो आपके पास एम एस ऑफिस इंस्टॉल हो, ठीक है। सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले एम एस ऑफिस जो इसकी मेन प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, उसको आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर देना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग अगर आपके पास विंडोज 7 है तो कहता है आपने विंडोज 7 के अंदर ये जो स्टार्ट का बटन होता है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स का, आपने प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों चूँकि अब लेटेस्ट दौर आ चुका है, अब एम एस वर्ड का भी लेटेस्ट जो है वो बहुत से वर्जन आ चुके हैं। तो दोस्तों हम अब आपको सिखाते हैं प्रैक्टिकल कि किस तरह से एम एस वर्ड को ओपन किया जाता है। दोस्तों एम एस में मेरी कोशिश ये होगी कि आपको अब आपको ये जो मॉड्यूल शुरू हुए हैं इनका प्योर प्रैक्टिकल करवाऊँ, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल की भी समझ आए, आपको जो आपका स्किल भी अच्छे से कवर हो जाए और साथ साथ आपके पेपर की भी तैयारी हो जाए अच्छे से। क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल की जाती है ना, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आती हैं, क्लियरली समझ आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने सिंपली अपना ये स्टार्ट बटन होता है विंडो का, आपने इस पर क्लिक करना है। आप जो भी विंडो यूज़ कर रहे हो सिंपली स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों वहाँ पे एक सर्च का बॉक्स आपको मिलता है। अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो वो तो आपको सर्च बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वर्ड, जैसे आप वर्ड लिखते हो तो फ़ौरन से आपके सामने वो जो है लिस्ट ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन के ऊपर तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सर्च का बॉक्स, आपने सर्च के बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वर्ड्स। क्या लिखा, वर्ड। जैसे ही दोस्तों मैंने वर्ड लिखा तो देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया है वर्ड 2016, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2016 का लेटेस्ट वर्जन है। तो आपने जैसे ही आया वर्ड 2016, आप इसके पे क्लिक करोगे तो ये देखो एम एस वर्ड आपके सामने क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, ठीक है जी। तो ये था पहला तरीका एम एस वर्ड को ओपन करने का। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपने सिंपली अपने ये जो डेस्कटॉप की विंडो है इसके ऊपर आपने इस तरह राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, आपने न्यू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का, आपने इस पर क्लिक करना है और ये एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन हो चुकी है। आप इसका नाम जो है रीनेम करके कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसका नाम मान लो रख दिया टेस्ट, ठीक है। टेस्ट रखने के बाद मैंने एंटर हिट किया, ये नाम सेव हो गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है तो ये फाइल जो है आपकी एम एस वर्ड की क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये था दोस्तों एम एस वर्ड को ओपन करने का प्रैक्टिकली तरीका 2 वेज के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो कह रहा है जी आपके एम एस वर्ड के अंदर सबसे पहले एक जो है वो वर्ड के अंदर ऑफिस बटन होता है। क्या होता है, ऑफिस बटन होता है, कुछ इस तरह का ऑफिस बटन होता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑफिस बटन था ये सिर्फ 2007 के वर्जन तक था। उसके बाद जैसे न्यू वर्जन आया 2010 का वर्जन आया, 2010 तक भी सॉरी था। 2010 के बाद जब 2013 का वर्जन आया या 2016 का आया, फिर 2019 का वर्जन आया, उसमें दोस्तों ये जो ऑफिस बटन है ये इसको कहा तो ऑफिस बटन ही जाता है, लेकिन इसकी जगह पे ना अब ये बटन नहीं है, अब यहाँ पे फाइल लिख दिया उन्होंने। तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जहाँ पे पहले ऑफिस का बटन था वहाँ पे अब जो है एम एस वर्ड ने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे फाइल नाम से एक बटन ऐड कर दिया। तो आपके इस ऑफिस बटन का और इस ये जो न्यू बटन आया फाइल का, इसका सेम मतलब है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं, इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज एंड डिफरेंट तरह के यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको दोस्तों हम इस फाइल बटन को जो है वो ऑफिस बटन कहते हैं। समझ आ गई बात की? चलें यहाँ तक हमारा प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा जी द रिबन इज डिवाइडेड इनटू टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। कहता है ये जो हमारे पास रिबन्स है ये इससे कहते हैं रिबन। ये जो आपके पास पूरे का पूरा आपको ऊपर ये जो डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे यहाँ तक इसको कहते हैं रिबन। कहता है इस रिबन्स को हमने डिवाइड किया है 3 जो है डिवाइड किया हुआ है इनटू टैब्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और कमांड्स के अंदर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ रिबन्स को हमने
किस में डिवाइड किया होता है, तो यहाँ पे टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद द रिबन हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स, कहते हैं हमारा जो रिबन होता है उसके बाद 3 टाइप्स की जो है कमांड्स होती हैं, 3 तरह की कमांड्स होती हैं। पहली होती है सिंपल बटन्स। दोस्तों ये सिंपल बटन कौन से होते हैं? सिंपल बटन ये होते हैं, ये सिंपल बटन जिसके साथ कोई भी मतलब जिस पे क्लिक करने पे कोई भी आप नेक्स्ट लिस्ट ओपन नहीं होती, कोई भी मतलब मेन्यू ओपन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा बटन जिस पे क्लिक करने से कोई भी मेन्यू ओपन ना हो, कोई भी जो है अदर बटन्स ओपन ना हो, अदर ऑप्शंस ओपन ना हो, ऐसे बटन को हम सिंपल बटन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाइक बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन को क्लिक करने से आपके पास एक लिस्ट, मज़ीद लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ये है सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये बटन क्या कहलाएंगे? सिंपल बटन कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, ये कौन से बटन होते हैं? ऐसे बटन दोस्तों जिस पे क्लिक करने से क्या हो, आपके सामने एक और लिस्ट ओपन हो जाए, तो ऐसे बटन को हम क्या कहते हैं? मेन्यू बटन्स कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन कहते हैं। जैसे लाइक कुछ इस तरह देखो, ये जो बटन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो एक लिस्ट ओपन हो गई है, एक मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया। दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन। सो ऐसा बटन जिस पे क्लिक करने से क्या हो, एक मजीद लिस्ट ओपन हो जाए, ऐसे बटन को हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन कहते हैं। तीसरे में दोस्तों हमारे पास आता है लॉन्चर, या फिर जिसको हम जो है डायलॉग एक्सपेंडर्स बटन कहते हैं। ये लॉन्चर बटन कौन सा होता है दोस्तों? ऐसा बटन दोस्तों जिसके ऊपर क्लिक करने से हमारे जो क्लिप बोर्ड है ना, ये ऐसे एक्सपैंड हो जाता है। मतलब पूरे का पूरा, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन, जैसे ये इसका, इस पोर्शन का नाम है क्लिप बोर्ड, इस पोर्शन का नाम है फॉन्ट, इस पोर्शन मतलब हर ये जो पोर्शन है, ये जो पूरा एक पोर्शन है, इस पोर्शन की आप ये देख रहे हो, बॉटम के ऊपर आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस दोस्तों ऑप्शन को हम कहते हैं लॉन्चर बटन। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरे का पूरा टैब जो है लॉन्च हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है जी। समझ बात की? तो इसको दोस्तों हम कहते हैं लॉन्चर बटन। चलिए, तो ये भी प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मॉड्यूल नंबर 188 की। दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पे जी MS वर्ड क्विक एक्सेस बार। दोस्तों ये क्विक एक्सेस बार कौन सी होती है? आपके MS वर्ड के बिल्कुल टॉप के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये कुछ ऑप्शन है जहाँ पे सेव है, उसके बाद हमारे पास ये जो है वो अनडू है, और उसके बाद ये क्या है जी, ये हमारे पास दोस्तों रिपीट का बटन है, और उसके बाद ये क्या है जी, ये हमारे पास दोस्तों कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। तो यानी इसे दोस्तों हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार, क्विक एक्सेस बार इसको कहते हैं। ये जो ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। दोस्तों इसको क्विक एक्सेस बार क्यों कहते हैं? इसको क्विक एक्सेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें होती है जिनको हमने बहुत ही मोस्टली कॉमनली यूज़ करना हो, और ये बहुत ही क्विकली एक्सेस हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ वही चीज़ें होती है जो हमने जो है ना क्विक, या तो क्विकली यूज़ करनी हो, या फिर हमने कॉमनली जिनको यूज़ करना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखें, सर बता भी दें, देखो ऐसा बटन यहाँ पे ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, सेव, और यहाँ पे रिपीट, कस्टमाइज एंड अनडू, क्विक प्रिंट। तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये देखें मेरे भी ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। ये फाइल होम इंसर्ट से ऊपर आप अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट बटन दिखाई दे रहे हैं। समझ आ गई बात की? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सिर्फ यही था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज आ गई है। अब इस एक्सरसाइज में आपने, सर ने क्या कहा है? सर ने बेसिकली कहा है कि आपने दोस्तों अनडू की बात कर रहे हैं सर, उसके बाद सर आपको कंट्रोल बी, डिफरेंट तरह की शॉर्टकट कीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट कीज़। दोस्तों सर कह रहे हैं अगर आपने बोल्ड करना हो किसी चीज़ को, मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक आपने कुछ भी कोई टेक्स्ट लिखा है, आपने दोस्तों उस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल बी प्रेस करो दोस्तों, वो बोल्ड हो जाता है। अगर आप कंट्रोल के साथ आई प्रेस करोगे तो वो इटैलिक हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट दोस्तों कुछ कीज़ है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करो, कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करो, तो आपका मतलब एक दफ़ा आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, अगेन आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो वो अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ की बात की? चलेगी। तो ये डिफरेंट कुछ शॉर्टकट कीज़ थी, आप इनको याद रखना है। कंट्रोल बी करने से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई करने से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल यू करने से जो है वो चीज़ अंडरलाइन हो जाती है, ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आती है जी हमारे पास अनडू की एंड रीडू की। ये अनडू और रीडू की आते हैं दोस्तों। अनडू कहता है दोस्तों जब भी आप अनडू करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो क्या हो जाती है? डिसअपियर्स हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को रीडू करते हो तो वो दोबारा से रीअपियर्स हो जाती है। अब क्या मतलब है इसका बता देता हूँ आपको। देखें, मान लिया आपने इस तरह कुछ लिखा, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों इसको अगर आप करते हो क्या बोला? अनडू, तो ये आपकी गायब हो जाएगी ये चीज़। ये जो आपने नाम लिखा खिज़र, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ आपके सामने के लिए, ये देख मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया आपके सामने के लिए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे अच्छा, अनडू करने के लिए कंट्रोल जो है, हम अनडू करने के लिए कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं। अनडू ऐसे कंट्रोल जी प्रेस करें तो वो एक स्टेप पीछे चला जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अनडू करना, मतलब डिसअपीयर हो गया मैसेज आपका। ये जो भी आपने अभी भी टास्क
करंटली अभी अभी टास्क परफॉर्म किया था वो क्या हो गया, एक स्टेप पीछे चला गया। तो दोस्तों अनडू का मतलब यही होता है कि अगर आपने जिस स्टेप पे आप खड़े हो, जिस पोजीशन पे आप खड़े हो, उससे एक स्टेप पीछे जाना हो तो उसके लिए हम अनडू करते हैं। और अनडू के लिए जो कमांड होती है वो कंट्रोल जी होती है। आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करोगे तो आपकी जो कमांड है, वो जो स्टेप है वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। इसके बाद दोस्तों एक होता है रीडू। ये रीडू क्या होता है दोस्तों, रीडू के लिए हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। अगर आपने शॉर्टकट की कंट्रोल यू करोगे तो जिस स्टेप पे आप खड़े हो आप उससे एक स्टेप आगे चले जाओगे। तो ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सिंपली वर्डिंग बता रहा हूँ कि अनडू का मतलब होता है करंट पोजीशन से एक स्टेप पीछे जाना, और रीडू का मतलब होता है करंट पोजीशन से एक स्टेप आगे की तरफ जाना। और इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी है कि अगर आपने एक स्टेप पीछे मतलब अनडू करना है तो आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे, अगर आपने रीडू करना है तो आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अनडू और रीडू करने के लिए यहाँ पे ऊपर टॉप पे हमारे क्विक एक्सेस बार के अंदर भी बटन होते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखना मैं ज़रा, ये है जनाब ऊपर, अगर आप यहाँ पे ऊपर आपको देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला कंट्रोल जी कहता है, शॉर्टकट की है इसकी अनडू। इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो अनडू हो गया, और जैसे ही अनडू हुआ तो उसके साथ ही एक ऑप्शन आ गया रीडू का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये रीडू हो गया दोबारा से। समझने की बात की चलिए। तो ये दोस्तों दो तरीके थे अनडू और रीडू करने के। ये दो तरीके थे कि आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, और आप जो ऊपर जो क्विक एक्सेस बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे बटन हैं अनडू और रीडू का, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मॉड्यूल नंबर 189 की अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है होम रिबन। होम रिबन क्या होता है दोस्तों, होम रिबन क्या होता है, इसको होम रिबन कहते हैं। ये जो पूरे का पूरा बटन है ना, ये पूरा पूरा पोर्शन ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। शर्त यह है कि यहाँ पे होम टैब जो है वो ओपन हो, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे होम रिबन कहेंगे इसको, कि ये हमारे पास क्या है जी, होम रिबन है। ठीक है जी, समझने की बात। यहाँ पर जैसे सर दिखा भी रहे हैं, सर कह रहे हैं अगर आप इस तरह खड़े हो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये क्या है जी, हमारे पास होम रिबन में आता है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है जी, होम रिबन है। समझ की बात की। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन आपका ऊपर टॉप वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या कहलाता है, होम रिबन कहलाता है। बस इसमें आपने बस इतना याद रखना था। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 190 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाता है एमएस वर्ड क्लिप ग्रुप। ये क्लिप ग्रुप कौन सा दोस्तों, ये पहला ग्रुप आपका, ये वाला ग्रुप, ये इतना जो ग्रुप है जिसके नीचे क्लिप बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसको दोस्तों हम कहते हैं क्लिप ग्रुप या क्लिप बोर्ड ग्रुप। ठीक है जी। अब इस क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। तो यहाँ पे ये चार जो ऑप्शन है दोस्तों आपके इस क्लिप बोर्ड के अंदर आते हैं। अब इनका प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सर ने हमें करके दिखाया है। चलते हैं और देखते हैं इनका प्रैक्टिस करना कैसे, इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे सर दोस्तों कट एंड पेस्ट की बात कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कट और पेस्ट करके दिखाओ प्रैक्टिकली बच्चों को। तो यहाँ पे पहला दोस्तों ऑप्शन दिखाया गया है कट विद द रिबन, के मतलब सर कह रहे हैं आप जो है यहाँ पे ये जो रिबन है हमारा क्लिप बोर्ड वाला, इसको यूज़ करते हुए आपने अपने टेक्स्ट को कट करके दिखाओ और फिर उसको पेस्ट करके दिखाओ। लाइक मान लो दोस्तों कट और पेस्ट किसे कहते हैं, ये देखो मैंने लिखा खिज़र और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया SHAL शहाल, ये लिख दिया। अब तो कट करने का मतलब क्या होता है, कट करने का मतलब ये होता है, देखो मैंने ये लिखा था खिज़र और शहाल। अगर दोस्तों मैं इसको ऐसे सेलेक्ट, जिस भी चीज़ को आपने कट करना हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली ये क्लिप बोर्ड वाले ग्रुप के अंदर आना और यहाँ पे ये जो कट का बटन है इस पर क्लिक करें तो ये देखिए आपकी चीज़ जो है वो कट हो जाती है वहाँ से। ठीक है, कट हो गई। अब इसको पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। जहाँ पे दोस्तों आपने अपनी चीज़ को पेस्ट करना है वहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन पे आए और यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें आपने जो चीज़ कट की थी वो वहाँ पे क्या हो गई है, पेस्ट हो गई है। ये था पहला मेथड कट और पेस्ट करने का। अब आपको सिखाता हूँ मेथड नंबर 2। तो यहाँ पे भी सर ने पहला मेथड करने के बाद सर ने अब कह रहे हैं नेक्स्ट, देखो ये देखो पेस्ट विद द रिबन। ये तो पेस्ट विद द रिबन मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद दोस्तों ये देखो अल्टरनेट मेथड कट विद द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये होता है कि जब आप अपने MS वर्ड के अंदर इस तरह राइट क्लिक करते हो, अपनी विंडो के ऊपर इस तरह जब राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद ये जो आपके पास एक लिस्ट आई है, ऑप्शन आई है लिस्ट की, इसको दोस्तों हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, तो सर कह रहे हैं अब जो है बच्चों को ये सिखाओ किस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को यूज़ करते हुए, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में राइट क्लिक करने के बाद ये देखें मैं अपने माउस के साथ राइट क्लिक करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट ओपन होगी एक। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सर कहते हैं अब बच्चों को ये सिखाओ कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के साथ हम अपनी चीज़ को कट और पेस्ट कर सकते हैं। चलें जी, मान दोस्तों मैंने इस जो है शहाल को कट करना है तो मैं सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई ये वाली, सॉरी दोबारा से करते हैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है जिस चीज़ को कट करना है और उसके बाद उसके ऊपर जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया हो ना उसके ऊपर रख कर राइट क्लिक करते हैं। मतलब ये देखें मेरा माउस बिल्कुल आपने इसके ऊपर रखना है,
रख के आपने राइट क्लिक किया। जैसे आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक लिस्ट आ गई। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन है कट का, आपने कट के ऊपर क्लिक किया तो देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो कट हो चुका है। अब इसको पेस्ट कैसे करना है, बड़ा आसान है। आप सिंपली दोस्तों जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करें पहले, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पेस्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पे पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों था कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ज़रिए अपने टेक्स्ट को कट और पेस्ट करना। तो ये 2 तरीके मैंने आपको सिखा दिया। अब तीसरा तरीका कौन सा दोस्तों, तीसरा तरीका सर कह रहे हैं शॉर्टकट की। ये देखो सर कह रहे हैं अब आप बच्चों को ये सिखाओ किस तरह शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए कट और पेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई टेक्स्ट कट करना हो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, मान लो जिस टेक्स्ट को आप दोस्तों आपने कट करना है, आपने सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे। कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल के साथ अगर एक्स प्रेस करें तो क्या होता है, यहाँ पे सामने लिखा भी होगा, ये देखो ये कंट्रोल सर कह रहे हैं कंट्रोल के साथ अगर तुम एक्स प्रेस करोगे तो क्या होगा बोला, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कट करके दिखाया। उसके बाद पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट करने के लिए दोस्तों आप सिंपली कंट्रोल के साथ वी प्रेस करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सामने भी लिखा होगा कि आप जो है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी प्रेस करते हो। और अगर दोस्तों अपने टेक्स्ट जो है वो कॉपी करना हो तो उसके लिए आप जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आप सी प्रेस करो तो वो आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज़ थी जो आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कोई शॉर्टकट की बताई है, कंट्रोल बी, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, इसके लिए आपका लेबल करें, अंडू करने के लिए कंट्रोल जी, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, और उसके बाद कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो ये डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास क्या, इस तरह कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए राइट क्लिक। ठीक है, तो ये इस तरह ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 191 की बात करें तो यहाँ पे MS वर्ड फाउंड ग्रुप की बात करें। अब दूसरे ग्रुप की सर बात करें फाउंड ग्रुप। ये फाउंड ग्रुप कौन सा, ये वाला फाउंड ग्रुप, ये इतना ग्रुप, ये जो ग्रुप है जिसके नीचे फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, तो इस ग्रुप को दोस्तों हम फाउंड ग्रुप कहते हैं। अब सर कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों को सिखाओ कि इस फाउंड नॉर्मल सा सिर्फ सिखा दो ये फाउंड ग्रुप कैसे यूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पे सर ने सिर्फ जो है वो फाउंड ग्रुप के अंदर सिर्फ फाउंड चेंज करना सिखाया। तो यहाँ पे देखो सर कह रहे हैं फाउंड ग्रुप यूज़ करना सर बच्चे को सिखाओ। तो चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। मान लो दोस्तों आपने ये टेक्स्ट लिखा, अब इस टेक्स्ट को मान लो आपने इसका फाउंड फैमिली चेंज करनी है, मतलब इसका स्टाइल चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी फाउंड फैमिली चेंज करने के लिए यहाँ पे फाउंड ग्रुप के अंदर आओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फाउंड के नाम से आप जहाँ पे लिखा हो रहा है पैलेटिनियो, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर जैसे ही ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने डिफरेंट तरह के थीम फाउंड्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, मैंने क्लिक किया और ये देखो मेरे टेक्स्ट का जो मेरा फाउंड है वो चेंज हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फाउंड ग्रुप के अंदर आपको साइज़ चेंज करने की भी ऑप्शन दी जाती है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फाउंड साइज़ चेंज कर सकते हो, या फिर आपके पास ये 2 बटन है, एक ये अप का बटन है इंक्रीज़ फाउंड साइज़ का और ये डिक्रीज़ फाउंड साइज़ का। आप इसके साथ भी फाउंड साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शन है, बाकी तो आपको ये पता ही होंगे। मेन जो चीज़ थी वो सामने कहा है, सिर्फ आपने इसको फाउंड चेंज करना सिखाना है, तो मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 192 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर, अगर दोस्तों आपने प्रॉपर जो है MS वर्ड को सीखना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं MS वर्ड के ऊपर प्रॉपर A to Z बिगिनर टू एडवांस जो है वो प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको A to Z सिखाऊंगा किस तरह से इस पूरे के पूरे MS वर्ड को यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने हमारे लेक्चर को, हमारे जो चैनल है KST लर्निंग, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो सके। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों अगर 92 की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है पैराग्राफ ग्रुप 1 की। पैराग्राफ ग्रुप कौन सा, मतलब ये वाला, ये तीसरा ग्रुप जिसके नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, यहाँ पे दोस्तों सर ने यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहा है कि आपने बच्चों को ये सिखाना है किस तरह से, मान चले मैं यहाँ पे करता हूँ। और ये देखें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, ये देखें सबसे पहले अगर ये हम इसकी बात करें तो ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं डिफरेंट तरह के। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये देखो मेरा टेक्स्ट सेंटर में चला गया, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये हमारे पास जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है जिससे क्या होता है हमारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है। अब दोस्तों मान लो आपने एक लिस्ट लिखी हुई है और उसमें आपने जो है वो बुल्ट्स लगाने हैं, ये डिफरेंट तरह के सामने क्या बुल्ट्स लगाने सिखाओ बच्चों को। तो यहाँ पे मान लो जो आपने लिखा जाए लाइक जैसे आपने लिखा जैसे C++, आपने लिखा लाइक जावा, आपने लिखा लाइक C#, ठीक है, आपने लाइक लिखा जैसे PHP, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। PHP, आपने लिखा HTML, आपने लिखा CSS, आपने लिखा लाइक JS मतलब जावास्क्रिप्ट। अब उसको मान लो चाहते हो आपने इसको एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप कैसे करोगे इसको लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट, आपने सिंपली
जिस दोस्तों अपने डिफरेंट ऑप्शंस को लिस्ट में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ आपको पहला ऑप्शन एक मिल रहा है बुल्स के नाम से, आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह के बुल्स आ गए हैं, आप इस पर क्लिक करो, आप इस तरह बुल्ट बना लो। देखो कितने प्यारे प्यारे बुल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये बुल्स लग रहे हैं, ये देखें टिक वाले बुल्स, ये वाले जो से बुल्स आपने लगाने हैं, मान लो ये वाले लगाइए तो ये देखो ये बुल्स में कन्वर्ट हो गया। अब सर ने यहाँ पे कहा था मॉड्यूल नंबर 192 में कि सबसे पहले बच्चों को जो है वो बुल्स लगाना सिखाओ, और मैंने आपको बुल्स लगाना सिखा दिए हैं। ये देखें जैसे सर बता रहे हैं कि डिफरेंट तरह के बुल्स लगाना सिखाओ बच्चों को, ठीक है जी। ये लगाने मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप सर कहते हैं इनको रिमूव करना भी सिखाओ, तो क्या मतलब एक दफ़ा बुल्ट लगा दिए, अब इसको रिमूव कैसे करना है दोस्तों। सिंपली आपने अगेन अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में आएँ और यहाँ पे आने के बाद अगेन उसी ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा नन का, आपने नन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपके बुल्स खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर 193 में सर ने वही अगेन बुल्स की बात कर रहे हैं। सर कह रहे हैं आप जो है नंबरिंग बुल्स लगाना सिखाओ बच्चों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग बुल्स कैसे लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे आना है, अपनी लिस्ट को सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ ग्रुप में आना है और यहाँ पे आपको सेकंड एक ऑप्शन मिल रही है नंबरिंग के नाम से, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह की नंबरिंग है, ये आप देख सकते हो। ये देखो ये वाली नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग है, ये वाली है जी, ये वाली है, डिफरेंट तरह की नंबरिंग्स है। इसके अलावा अगर आपने सब नंबरिंग ऐड करनी है तो ये देखें ये सब नंबरिंग भी आपके सामने ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास ये मेन नंबरिंग है, ये देखिए यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल नंबरिंग है, ये नंबरिंग है हमारे पास, ये वाली नंबरिंग है, ये नंबरिंग है, ठीक है। तो इस तरह आप नंबरिंग ऐड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने ये नंबरिंग जो ऐड की है इसको रिमूव करना है तो आप अगेन जो है सेलेक्ट करो अपनी लिस्ट को, यहाँ पे अगेन नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक करो तो आपकी नंबरिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये दोस्तों मॉड्यूल नंबर 193 का प्रैक्टिकल मैंने आपको वो भी करवा दिया, जैसे सर ने यहाँ पे करके दिखाया, सर ने ये ऑप्शन वही हैं जो सर ने मैंने अभी आपको करवाए हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 194 की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है स्टाइल ग्रुप की। ये स्टाइल ग्रुप कौन सा, मतलब ये वाला जो चौथा ऑप्शन है आपके पास, ये पूरा स्टाइल ग्रुप। ये दोस्तों स्टाइल ग्रुप कोई इतना लेटेस्ट चीज़ नहीं है, यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। मान लो दोस्तों आपने यहाँ पर लिखा खिजर और उसके बाद आपने लिखा है शहाल, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। अब दोस्तों आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसका आपने स्टाइल चेंज करना है और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के देखो ये स्टाइल्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करो देखो आप स्टाइल ये हो जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करो देखो स्टाइल ये इस तरह हो जाता है। मतलब ये आप समझ लो ये वो स्टाइल्स हैं जो आपको करने नहीं पड़ रहे, बिल्ट इन आपको स्टाइल्स बने बनाए मिल रहे हैं। आप यहाँ पे मस्त किसी भी अपने पसंदीदा स्टाइल के ऊपर क्लिक करो तो आपका सिंपल जो टेक्स्ट है वो उस तरह के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब है यहाँ पे स्टाइल्स का। तो यहाँ पे देखो ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये डाउनवर्ड एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मोर स्टाइल्स आ गए हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे मोर स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। आप इस तरह से इनमें से कोई भी स्टाइल जो है वो पिक कर सकते हो। समझ आ गई बात की। ये था दोस्तों स्टाइल जो कि मॉड्यूल नंबर 194 में सर बता रहे हैं। और इसके बाद में सर यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं, अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सर कह रहे हैं बेसिकली ये जो स्टाइल्स है ना ये क्या है, ये बेसिकली कलेक्शन है किसकी, डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग की खसूसियात की। मतलब इसमें पहले से बिल्ट इन जो है MS वर्ड उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले से इसमें बनी बनाई जो है रेडमेटिंग जो है चीज़ें ऐड की हुई हैं, स्टाइलिंग ऐड की हुई है। तो यहाँ पे वही सारी बात करें, अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फाउंट नेम, जिसमें हमारे फाउंट का नेम ऐड है, साइज़ है, कलर है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है एंड स्पेसिंग, उसमें स्पेसिंग भी ऐड है। सम स्टाइल्स इवन इंक्लूड बॉर्डर्स एंड शेपिंग और शेडिंग, कहता है इसमें से कुछ स्टाइल्स ऐसे भी हैं जिसमें बॉर्डर्स और शेडिंग भी ऐड की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 195 की बात करते हैं। यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप, दोस्तों ये एडिटिंग ग्रुप कौन सा, ये लास्ट वाला ग्रुप, ये लिखा हुआ है एडिटिंग ग्रुप। अब इसमें 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो ये फाइंड क्या, फाइंड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं जब आपने मान लो आपने ये MS वर्ड का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया और इसके अंदर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, लाइक आपने सर्च करना है KST, लाइक आपने यहाँ पे कोई 20 पेजेस लिख दिए। अब आपने इसमें से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है KST, तो कैसे ढूंढोगे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फाइंड एंड एडवांस फाइंड। अगर आप सिंपल फाइंड करना चाहते हो तो आप सिंपली फाइंड के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे दोस्तों इस तरह का नेविगेशन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करो जो भी आपने जो भी टेक्स्ट आपने सर्च करना है वो यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है नो मैचेस। अगर मान लो आपने यहाँ पे जैसे कोई चीज़ आपने लिखी, जैसे आपने लिखी है खिजर, अब देखो खिजर उसे मिल गया, देखो नीचे आ गया 1 रिजल्ट। अगर दोस्तों मान लो आपके इस डॉक्यूमेंट में 5 टाइम खिजर मौजूद होता तो यहाँ पे आ जाता, लिखा हुआ आ जाना था 5 रिजल्ट्स। और यहाँ पे देखो 2 बटन्स भी हैं, अप एंड डाउन का। आप अप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऊपर की तरफ सर्चिंग करेगा, आप नीचे डाउन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे की तरफ सर्चिंग करेगा। और देखो उसने हाईलाइट भी कर दिया, कहता है ये लिखा हुआ है खिजर, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका फाइंड का ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, रिप्लेस का मतलब दोस्तों ये होता है, ये देखें अगर आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कह रहा है जी सबसे पहले दोस्तों कहता है फाइंड व्हाट, कहता है सबसे पहले मुझे वो टेक्स्ट बताओ जिसको तुमने रिप्लेस करना है। तो मान लो मैंने लिखा खिजर कि मुझे खिजर को रिप्लेस करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिप्लेस विद, कहता है खिजर तुमने ये तो बता दिया कि खिजर को रिप्लेस करना है। रिप्लेस विद का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसमें आप वो
टेक्स्ट बताओगे जिसके साथ रिप्लेस करना है। तो जैसे आपने वहाँ ऊपर लिखा खिज़र कि मुझे खिज़र को रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद में आप लिखोगे मान लो वो वाला वर्ड जिसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैंने ऊपर लिखा खिज़र कि मुझे खिज़र को रिप्लेस करना है, एंड रिप्लेस विद मतलब KST के साथ रिप्लेस करना है। अब ये क्या करेगा, इस आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ खिज़र लिखा होगा ना वहाँ पे क्या लिख देगा, KST लिख देगा। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है दोस्तों, रिप्लेस आल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर दोस्तों आप रिप्लेस करोगे तो ये सिर्फ ओनली जो पहला इसको खिज़र मिलेगा ना सिर्फ उसको रिप्लेस करेगा, लेकिन अगर आप रिप्लेस आल करोगे तो फिर इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ खिज़र है सब जगह पे KST रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ और कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी इसने रिप्लेस नहीं किया, हम एक काम करते हैं, हम इसको रिप्लेस दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम, तो ये KST रिप्लेस आल करते हैं और ये देखें कर दिया उसने। येस के ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों जहाँ पे खिज़र लिखा था वहाँ पे उसने KST लिख दिया। तो ये था रिप्लेस का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों इसमें एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट का। आप यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सेलेक्ट ऑल विद टेक्स्ट। अगर आप सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके ये पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो आपने शेप्स बनाई होंगी वो सिर्फ सेलेक्ट होंगी। अगर आप सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करोगे के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो क्या होगा, सिर्फ आपका वही टेक्स्ट सेलेक्ट होगा जो जिसकी जो फॉर्मेटिंग है वो एक जैसी होगी। मतलब लाइक आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट किया जिसकी कलर येलो है तो अब सिर्फ वही टेक्स्ट सेलेक्ट होगा जिसका कलर क्या होगा, येलो होगा। बाकी जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। समझने की बात की, यानी सेम फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। तो ये दोस्तों हमारे मॉड्यूल 195 तक सारा प्रैक्टिकल जो मैंने आपको A to Z बच्चों की तरह एक चीज़ समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रैक्टिकल की सारे के सारे कंसेप्ट्स की विद प्रैक्टिकल समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।